ठीक है, सभी अपनी माइक बंद कर लें, आराम से हमारी बात सुनिए। कल जैसा कि आपको बताया गया था, कल हम 1857 की क्रांति का विश्लेषण कर रहे थे और 1857 की क्रांति को अच्छे से समझा भी था। और जस्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जो है पुट अप किए थे ताकि आपका थोड़ा सा जो है एक्टिव एनर्जी बनी रहे और आपको पता चले कि क्वेश्चंस किस दायरे से आते हैं, किस हालात में आते हैं। ठीक है, जैसा कि कल भी हमने आपको अच्छे से बताया था और 2-3 दिन आज हम क्लास लेते लेते हो गए और हमेशा एक ही बात बेटा समझा रहे हैं। फिर हम एक बात कहेंगे, तो चूंकि बीच बीच में आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक करना जरूरी है और बात हमारी समझते रहिएगा। हम ये चाह रहे हैं कि बैच में जितने भी लोग आगे भी जुड़े या जुड़ते रहें, एक चीज तो भाई सबके साथ में जरूर रहे कि कोई भी कैंडिडेट्स जो प्री है, प्री की समस्या पर ही न बैठा रहे, क्योंकि हम आपको बराबर ही बता रहे हैं कि यदि कोई एलटी ग्रेड में, ठीक है, एलटी ग्रेड में अगर प्री की समस्या पर बैठा रहेगा तो उसके लिए मेंस की समस्या बहुत ज्यादा विकराल हो जाएगी। ध्यान रखिए, क्योंकि जो प्री इन्होंने दे रखा है, वो प्री इन्होंने कहा कि जो एससी कैटेगरी है उसके लिए 35%, अर्थात अगर देखा जा रहा है तो 35% अगर देखा जा रहा है लगभग में, तो मान के चलिए भाई 150 का है तो 35 और उधर 17.5, 18 कह दीजिए, तो 35 और प्लस 18, ठीक, 53 क्वेश्चन, 53 क्वेश्चन, मात्र 150 क्वेश्चन में 53 क्वेश्चन क्राइटेरिया कह दिया गया किसका, एससी कैटेगरी का। अभी जनरल और ओबीसी सामूहिक तौर पर शामिल किया गया। बोला गया पासिंग मार्क 40% रहेगा। अगर 40% देखा जाए तो भाई 60 क्वेश्चन आपका बन रहा है, 60 क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से इसमें जो लोग आज पढ़ने में तत्पर हैं, बैच ज्वाइन किए हुए हैं, देख रहे हैं चीजों को, ऐसा कोई बंदा नहीं है बेटा जो सब्जेक्ट में 120 में से 60 क्वेश्चन ना ला पाए। और टोटल मिलाकर के जो आप फर्स्ट पेपर भी पढ़ रहे हैं 30 और मिला लिया जाए तो 150 में से आपका, ठीक है, 80-85 क्वेश्चन ना आए, ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया हमने कहा कि एक चीज और फोकस आपको करनी रहेगी कि भाई इन्होंने कह दिया तो अभी उसके अनुसार कि सारे व्यक्ति, अगर सारे व्यक्ति 40% वाले ले लिए तो मतलब कि हर व्यक्ति प्री लिखेगा। लेकिन यदि यूपीएससी, क्योंकि पूरी बात उसमें स्पष्ट लिखी नहीं है कि हम पूरे का जो है, क्योंकि ये तो हर विज्ञापन में दिया होता है कि भाई 40% से कम व्यक्ति को हम क्वालिफाइड करेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने कह दिया कि 40% से जो ऊपर वाले होंगे उसमें से हम टॉप जो है 10% को ही मेंस में केवल बैठने देंगे। जैसे आपको पता होगा पेट निकाला जाता है, जब पेट आप देख रहे होते हैं और पेट दिया होगा अगर किसी बच्चे ने, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है 12th पास बच्चों के लिए जो होता है, मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो वनडे, ठीक है, वनडे एग्जाम के प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए होता है। लेखपाल का अगर फॉर्म आता है तो कहते हैं ऊपर से टॉप 5% बंदे पेट से उठाए जाएंगे। कहीं पर ज्यादा वैकेंसी आई तो कहा टॉप 8% उठा लिए गए, कहीं पर कम वैकेंसी आई तो टॉप 2%, और जहां पर अथाह वैकेंसी आ गई तो वहां पर कहते हैं कि हर पेट क्वालिफाई व्यक्ति होगा। तो अभी यदि हमारे पास 10% लोग ही क्वालिफाई हुए तो सारे के सारे लोग 40% वाले उठा लिए जाएंगे। और यदि 10% के ऊपर हमारा एक क्राइटेरिया रहा कि भाई हम केवल 10% लोगों को ही मेंस में ले जाएंगे, तो फिर हमें कंपटीशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन
कहने का अर्थ यही है, बार बार मैं समझाता चला रहा हूँ बेटा, वो ये कहने का अर्थ है कि कंपटीशन जो हम पढ़ रहे हैं, आगे जो भी पेपर आएगा, जो भी पैटर्न आएगा, वो यूपी के पैटर्न में। भाई अब देखिएगा आप, जो डोमेस्टिक सिस्टम लागू कर दिया गया, वो कहाँ पर लागू कर दिया गया? बिहार में लागू कर दिया गया। डोमेस्टिक सिस्टम आपका उत्तराखंड पहले चल रहा था। ठीक, उसमें क्या था, डोमेस्टिक सिस्टम में होता क्या है कि प्रत्येक राज्य का व्यक्ति ही वहां पर फायर अप्लाई कर पाएगा। कुछ ऐसे नियम और शर्तें लगा दी जाती है, जैसे कि वहां का मूल निवासी हो या शिक्षा दीक्षा वहां से हो। उत्तराखंड में अभी तक कोई भी बंदा टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पा रहा था। पिछली वैकेंसी में बिहार में हमारे यूपी के भाई लोग हुए, लेकिन इस बार बिहार ने टेट तो करा लिया, लेकिन फॉर्म अप्लाई कराने के लिए उन्होंने कह दिया कि नहीं, डोमेस्टिक होना अनिवार्य, अर्थात यूपी के लोगों को बाहर कर दिया। अगर ये देखा जा रहा है तो आगे आने वाले 1-2 साल में, चूंकि राजनीतिक मामला जिस स्तर से चल रहा है, उस स्तर से हमें ये लग रहा है कि हर राज्य कहीं ना कहीं पर इस तरीके की चीजें लागू कर देगा। भाई हर व्यक्ति को हर जगह फॉर्म अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। हमारे पास देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपी एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती के अतिरिक्त ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, यही कुछ क्षेत्र बचेंगे जहां पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा संघर्ष कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में अभी देखा है कि जो भी अभी थे, पहले की चीजें बदल गई। चीजें हुआ क्या, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन में आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि भाई प्री और मेंस की बात लागू करने लगे कि भाई प्री और मेंस हम लगाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जा रहा है तो जरूरी है कि आप कितना तत्पर हैं पढ़ने में, कितना तत्पर पढ़ने में। कल भी हमने आपको समझाया था, फर्स्ट डे भी समझाया था कि बेटा सभी के पास ममता चतुर्वेदी की आधुनिक यूरोप की कला यूरोप की कला होना अनिवार्य है। आप डे बाय डे कुछ एक्टिविटी हमको करके दिखाइए कि सर जी हमने इस चीज को पढ़ा है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो समस्या ये है कि मेंस के लिए एकदम से चीजें क्लियर नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए हर बच्चा, कल से हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट का हम आपके साथ लेक्चर सेशन रखेंगे। लेक्चर सेशन में होगा क्या कि अगर आपसे हम कहें कि अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां, जिसमें सरोचवाद, संरचनावाद, भंवरवाद, भविष्यवाद, अत्यथार्थवाद जैसे तथ्यों पर किसी भी एक का कोई भी एक कैंडिडेट अवलोकन करेगा। हम कहें भाई सरोचवाद, तो आप कहेंगे सरोचवाद के जो संस्थापक हैं वो काजीमीर मैलेविच हैं, जिनकी कलाकृतियों से मुख्यतः सरोचवाद को मिला, एक भाव मिला। और कहां पर चला था, रूस में चला था। मुख्य ध्येय क्या था, ये भी चतुर्थ आयाम की अभिव्यक्ति पर चल रहे थे, अमूर्तन की तरफ ये प्रभावित था। ऐसे हमको कम से कम 5-10 मिनट एक टॉपिक पर बताएंगे ही बताएंगे। अभी ये ध्यान रखिए, जो भी हैं लाइव में हैं उनको तो मैं परेशान करूंगा पक्का। भाई हमारा मुख्य उद्देश्य अभी यही नहीं है यहाँ तक। अगर आप लाइव में ज्वाइन कर रहे हैं, भाई बाद में रिकॉर्ड वीडियो देख लेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप जैसा मन करे वैसा पढ़ें। लेकिन यदि हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे 20 लोग हैं, 21 लोग इस समय ज्वाइन है, उसमें से चाहे 11 लोग ही ऑनलाइन आए, लेकिन जो बंदा ऑनलाइन आएगा उसको परेशान करूंगा बेटा। अगर परेशान नहीं करूंगा तो आप लोग, हमें लग रहा है कि पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो आप लिए समस्या बन जाएंगी। तो कल से थोड़ा सा इस चीज पर भी हमको ध्यान देना है कि एक तो देखो, अभी एमएफ हुसैन के बारे में आ जाए, हर बच्चा उठेगा फटाफट लिख डालेगा। अभी आपसे पूछा जाए, माइक किसी की आन है, माइक ऑफ कर ले। अभी किसी से पूछा जाए कि चलिए आप अजंता के बारे में लिखिए,
आप लिख लेंगे। लेकिन हम अगर यही क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव कर दें और डिस्क्रिप्टिव में हम ये क्वेश्चन डाल दें कि प्राचीन, एक क्वेश्चन आ जाए, प्राचीन यूनान में, ठीक है, प्राचीन यूनान में प्लेटो वादी दर्शन पर एक टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। अभी यही क्वेश्चन बनेगा भाई, क्वेश्चन और कुछ तो बनेगा नहीं। हमने आपको कल ही पहले समझा रखा है कि मेंस आपकी स्किल देखेगा, आपकी शैली देखेगा कि रटने वाली तो नहीं है, क्या चीजें कभी समझ कर पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्लास में जाकर के चीजें समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे। इनका मुख्य उद्देश्य बेटा यही है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है कि मेंस पर ही मेरिट बननी है, इसलिए मेंस के चाहे 10 क्वेश्चन आपके हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि इस 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो बेटा सौंदर्य के आप स्टाम्प लेकर आइए, हम लिख देंगे कि आएंगे ही आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और अभी तक भले सब लोग अपना नौकरी पा रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग नौकरी पाए हुए हैं, वो भी तैयारी करने लगे हैं कि भाई नजदीक जाया जा सके, ऐसा भी बहुत लोगों के मन में चल रहा है। और बहुत लोग बीएड किए वाले कोई चांस नहीं छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, नजदीक के चक्कर में। क्योंकि आपको पता है एलटी ऐसा है जहां पर आपका ट्रांसफर का पैसा खत्म नहीं होता है, माध्यमिक तरीके से 12-13 लाख रुपए चीजें हमें सुटेबल मिल जाती हैं, प्रबंधन का दबाव नहीं रहता है। तो हर एक कैंडिडेट अगर क्वालिफाइंग डिग्री रख रहा है, उसका फॉर्म अप्लाई होने लायक है, तो एलटी का छोड़ेगा नहीं, ये बिल्कुल आप 100% भी जान के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो उससे अगर आपको सुपीरियर बनना है भाई, जो कैंडिडेट अभी वर्तमान में नौकरी के साथ पढ़ रहा है, उससे जो नौकरी नहीं पढ़ रहा है, केवल अध्ययनरत है, केवल एजुकेशन पर ही बैठा है, फ्री बैठा है, वो बंदा ज्यादा मेहनत कर सकता है। और वो मेहनत यदि करेगा तभी उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। इसलिए ध्यान रखना, हम परसों भी आपको समझाए थे, पहले दिन से हम समझा रहे हैं कि भाई अभी तक 2-3 दिन क्लास हमारी रही तो हमने आपसे कुछ नहीं कहा, अभी तो हम आपको बस लय में लाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हम लय में है तो आप भी लय में आने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग अभी बैठे हुए हैं, हमें लग रहा है ना, मैं देख रहा हूँ कि ऐप पर भी चीजें पड़ी रहती हैं, आप बैठ की चीजें देखते नहीं हैं। हम देख रहे हैं वीडियो पड़ा है, वीडियो एक बार नहीं देखा जा रहा है, या मेरी पीडीएफ पड़ी है, पीडीएफ को सीन किया जा रहा है, देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसमें व्यू आते हैं कि कितने लोगों ने देखा कितने नहीं देखा। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है भाई इसमें कौन सा अभी पढ़ने में जो है उत्सुकता जता रहा है, कौन पढ़ने में उत्सुकता नहीं जता रहा है, शिथिलता है, केवल उसके माइंड में ये है कि चलो ठीक है आगे पढ़ लिया जाएगा, आगे पढ़ लिया जाएगा। फिर आगे जब नाम नहीं आएगा तो क्या होता है, गार्जियंस की गलती है कि गार्जियंस सपोर्ट नहीं किया, भाई टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया नहीं, अपनी गलतियां बच्चा छुपाने की कोशिश करता है। तो अभी आपका ये कर्तव्य बना, आप पीजी कंप्लीट बेटा बैठे हुए हैं, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप कहीं ना कहीं पर अभी किसी को जो है अनकॉन्शियस, कहने का अर्थ है बगैर परिणामवादी जो है दोषारोपण करना बंद कर दीजिएगा। भाई आपके पास हम पहले से समझा रहे हैं, चाहे वो परिवार की आर्थिक स्थिति सबकी ऐसी रहती है, हर आदमी अपना अपना ये बात कहता रहता है। यहाँ भारत है, 70% से लोग तो जो है नीचे, आप मान के चलिए कि हमारे यहाँ का लिखित में भले 30% ही आ जाए, मेरा मानना है कि 70% से लोग ज्यादा से ज्यादा नीचे तो गरीबी रेखा के आ ही रहे हैं भारत में। 30% जो लोग शेष बचे वो ठीक ठाक जिंदगी यापन कर रहे हैं, बाकी 70% लोग गरीबी रेखा में ही जी रहे हैं। चाहे हम भी हों, हम भी उसी श्रेणी से आए थे बेटा, आप भी जाएंगे, आप भी उसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। तो वो सब चीजें एक दायरे में रख करके, दिमाग से हटा करके अभी आपको बस फोकस करना है कायदे से बुक पर। बार बार हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि बुक अगर अध्ययन नहीं करेंगे तो एलटी का सपना आप अभी से छोड़ दीजिएगा, ठीक। इसलिए सौंदर्य का 4 क्वेश्चन और 5 से 6 क्वेश्चन आपका यूरोप की कला से आएगा।
और इस दोनों में अगर देखा जाए तो हम अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं कि लगभग ये 10 क्वेश्चन का एस्टिमेट बना। 10 क्वेश्चन में कितना फैक्चुअल लिख रहे हैं, कितना फैक्चुअल लिख रहे हैं, कितनी चीजें फैक्ट में लिख पा रहे हैं, ये आपको एलटी में सिलेक्शन की गारंटी दिलाएगा। क्योंकि आप उस भीड़ से तभी अलग हो पाएंगे जब एमएफ हुसैन से हटकर लिख पाएंगे, अजंता से हटकर लिख पाएंगे, बाघ से हटकर लिख पाएंगे, जोगी माला से हटकर लिख पाएंगे। ये जोगी माला तो खड़े खड़े आप जिससे कह दीजिएगा वो सुना देगा, हर बच्चा सुना देगा। अभी हमको बताओ पूरी इंजन ऐसे भी 15-20 मिनट लगने लगेगा, एक तरफ से सुना देंगे। ठीक भाई, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर बच्चा। अभी हम आपसे कहें, हम तो खैर आपको चाहे स्थापत्य वो सब चीजें बताएंगे, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं बता पाएगा, इतना साल हो गया, 10-12 साल पढ़ाते पढ़ाते, तो चीजें लगभग में कला की जुबान पर ही रट गई हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर आपसे हम कह दें कि चलिए आप बताइए प्लेटोवादी दार्शनिकों के बारे में कुछ तथ्य हमको बताइए, फैक्ट्स बताइए, ठीक, एक दार्शनात्मक टिप्पणी लिखिए, क्या आप 10 शब्द लिख पाएंगे इस समय वर्तमान में? नहीं लिख पाएंगे, हम जानते हैं नहीं लिख पाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि आपने बुक पर अभी रिसर्च नहीं किया, बुक को सही से पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया। ठीक, तो आज हमारा पहले से, मैं कल से ही सोच कर रखा हूं कि भाई आज आपको फिर से एक बार समझा देंगे। कल से 10 से 15 मिनट बाई नेम, ध्यान से समझिएगा, हम इसलिए कह रहे हैं, आज हम समझा रहे हैं बाई नेम, फिर चाहे वो कोई भी कैंडिडेट ठोस में जुड़ा हुआ, चाहे दिव्या वालिया हो, चाहे सोनल हो, और चाहे कहने का प्रीति हो या रंजना हो, कोई भी कैंडिडेट, इसमें नाम सबका दिख रहा है, आराम से दिखता हमें फेस पर, जब फेस पर नाम दिख रहा है, किसी से भी हम 10 मिनट माइक ऑन करवा करके चीजें सुन सकते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए सबसे पहले मैंने कहा कि ठीक है, आपको अगर आसान लग रहा है कि यूरोपियन आसान है, तो यूरोपियन में आप आधुनिक कला में से अल्पकालीन कला प्रवृत्तियों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दें। कल हम आपको पढ़ाते तो रहेंगे ही रहेंगे, नोट्स तो आपका तैयार ही होता रहेगा, लेकिन कुछ 10 शब्द आपसे सुनने की भी कोशिश बराबर करेंगे कि आपने बुक पढ़ करके क्या फैक्ट्स क्लियर किए हैं उसमें से। ठीक है, ये चीज तो हमारी हो गई भाई, जो हमने आपको बैकग्राउंड का काम दे दिया। काम नहीं देंगे तो आप करेंगे नहीं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। कल हमने आपको समझा दिया था 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति से रिलेटेड हर वो फैक्ट्स की पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि में मैंने बताया था, ठीक है, कि हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी की हो, चाहे, ठीक, आपको पता होगा, चाहे किसानों पर अत्याचार हो, ठीक, चाहे राजाओं को अनर्गल कर वसूलना हो, ठीक, चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे देश के बाहर हमारे सैनिकों को भेजना हो, ये सब कहीं ना कहीं पर पृष्ठभूमि बनकर आए थे। मतलब एक छोटी छोटी से दर्द उभर करके एक हथगोले का काम करने जा रहे थे। बात समझ ना, छोटे छोटे दर्द, हमारी छोटी छोटी पीड़ाएं, हमारी जो हमारे हृदय में समाई हुई थी, वो कहीं ना कहीं पर एक हथगोले के रूप में कब आ रही थी? वो हथगोले के रूप में आ रही थी बिठूर के सिस्टम के अनुसार 31 मई 1857 को। कल हमने बताया था, ठीक है, 31 मई 1857 को, ठीक है, जिसमें नाना साहब ने इस पर पूर्णतः विचार कर रखा था, तात्या टोपे ने, इन लोगों ने अपना पूर्णतः विचार कर रखा था कि भाई 31 मई को इस गोले को, ये जो हमारा गोला है, जो हमारा विद्रोह है, जो हमारे अंदर की घृणा भावना है ब्रिटिश शासन के प्रति, ये कब हम उगल देंगे? 31 मई को। लेकिन बेटा इसके उगलने से ही पहले हमने आपको बताया कि 29 मार्च, सॉरी, हमें लग रहा है लाइट की शिकायत हो गई बेटा, जरा सा देख ले, हम 1 मिनट, क्लास मत कट करिएगा। लाइट चली गई, थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। कल आप लाइट जला देंगे, एलओजी जला देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लास भी नहीं चल पाएगी, इन्वर्टर उठा नहीं पाएगा। चलिए, तो इस पर हमने चर्चा कर दी थी, आपको समझाया था पृष्ठभूमि से, ये भी बताया था कि विद्रोह, ये तो दोनों बातें हुई विद्रोह से जुड़ी हुई,
कि विद्रोह का स्थान क्या रहा। आपको पता होगा कि विद्रोह का स्थान तय किया गया बिठूर, लेकिन शुरुआत कहाँ हुआ, बैरकपुर की छावनी से। कल हमने आपको चर्चा करके बता दिया था। कुछ क्वेश्चंस थे, उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस टॉपिक पर हम विधिवत नहीं देखेंगे। हाँ, चीज और एक समझ लीजिएगा बेटा, अभी बच्चे के कॉल आया तो उसमें पूछा गया कि सर पीडीएफ, ध्यान से समझिएगा। कल ही मैंने एक चीज समझा दी थी और फिर एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना होने पाए। और क्लास जस्ट खत्म होने पर किसी को समस्या हो रही है तो जस्ट आप उसका निवारण करिए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक दिन आपने पेंडिंग किया तो अगले दिन का भी काम फिर आपको उतना मिल जाएगा। और अगले दिन का यदि काम मिल गया तो फिर पेंडिंग को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। यदि किसी को कल ढूंढे नहीं मिल पा रही थी पीडीएफ, तो बेटा आपको हमको कल ही कॉल करना चाहिए था। कोई समस्या नहीं है, आप ऐसा मत सोचो। मैंने क्या बताया कि आप पोलाइटली जितने टाइम कॉल करेंगे उतने टाइम मैं आपको वो उठा करके बताऊंगा। ठीक है। तो अगर फिर भी नहीं किया तो आज के बाद ऐसा मत करना, ये चीज ध्यान रखना कि आप तुरंत पूछ लीजिए। यदि आप एक दिन पेंडिंग छोड़ेंगे तो आपके लिए समस्या ये बन जाएगी कि अगले दिन का भी कार्य आपके लिए पेंडिंग हो जाएगा, आप नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जो हमने बताया था कि आपका स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल वाले पार्ट में ये आपके फोल्डर्स बने हुए हैं। जैसे आपका ये फोल्डर्स है, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ठीक है, प्राचीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास, अगर इन सब चीजों को देखेंगे तो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, आप ये मत जानिएगा कि जो है आज जो टॉपिक पढ़ाया गया वो एक ही में मिलेगा, हर बार एक ही में मिलेगा। और जो जैसे अगर हम आज आधुनिक पढ़ रहे हैं तो फिर आप आधुनिक वाला फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा। वो पीडीएफ आपको आधुनिक वाले फोल्डर में अपलोड मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो पीडीएफ आधुनिक वाले फोल्डर में अपलोड मिलेगी। दूसरी बात, क्लास खत्म होने के जस्ट कुछ मिनट बाद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, क्योंकि हमें भी पता है कि यदि आज आप रात में उसको नहीं कंप्लीट किए और आपको पूरा दिन नहीं मिल पाया तो अगले दिन फिर शाम को पढ़ना होगा, तो बैक वाली चीजें फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी इफ बट हो रहा है, इश्यू हो रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉल करिए और तुरंत आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक्स पर चल जा रहे हैं। ठीक है, कल 1857 की क्रांति पर हम चर्चा कर लिए थे। ठीक है, 1857 का विद्रोह जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, के क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे। तो आज हम क्वेश्चंस कराने के बाद आपको हम अपने टॉपिक कला पर चल रहे हैं और मिस्र की सभ्यता को हम उजागर करेंगे। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को हम उजागर करेंगे। क्वेश्चंस हमने आपको बता दिया था कि किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक, आपने बताया था झांसी, बिल्कुल सही बात है। कारतूस कांड किस प्रकार 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण रहा था। धार्मिक आस्था के उल्लंघन के कारण यह रहा था विद्रोह, ध्यान रखना। 1857 के विद्रोह में सबसे प्रभावी ब्रिटिश सैनिक रणनीति क्या थी। भारतीय सिपाहियों की भर्ती, सैन्य ठिकानों का विस्तार, टुकड़ों में विद्रोहियों पर हमला, ठीक, विद्रोही सैनिकों का पुनर्गठन। बताइए, एक एक बंदा कोई माइक ऑन कर ले अभी, क्योंकि क्वेश्चन हल करा रहे हैं, तो आप आराम से बताइए सभी लोग। उसके बाद फिर आगे माइक बंद कर लीजिएगा जब पढ़ाने लगेंगे। अभी बताइए इसमें आपके हिसाब से क्या जाएगा क्वेश्चन। दिव्या, आप ही बताओ बेटा।
सर टुकड़ों उसका में क्या आंसर विद्रोहियों रहेगा? का था सी। भारतीय सिपाहियों हाँ, का जो सी है वो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि कल ही हमने आपको समझाया था कि टुकड़ों में विद्रोहियों पर हमला ये ब्रिटिश सेना की प्रमुख रणनीति रही थी। यदि इकट्ठा हो गए तो एक शक्ति बन जाएंगे और शक्ति को हम तोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए टुकड़ों पर ही हमले का कार्य किया गया था। कह रहा 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने किस महत्वपूर्ण ब्रिटिश छावनी पर कब्जा किया था? बताइए। सीधी सी बात है, आप कानपुर से थे तो कानपुर की छावनी पर कब्जा करेंगे। बात समझ रहे ना? कानपुर के थे तो कानपुर की छावनी पर कब्जा करेंगे। फिर उसके बाद इलाहाबाद पर कब्जा किया था। दोनों ऑप्शन है लेकिन कानपुर सही है, सटीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक प्रभाव क्या था? बताइए। पन्ना। सर बी, भारत सरकार अधिनियम 1958। ना, ध्यान से समझिएगा। कल ही हमने आपको समझाया था कि 1857 से पहले हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम लागू होते थे और वो नियम कितने बार में आए भारत में, तो उसके लिए भी मैंने आपको समझा दिया था कि 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट से हमारे यहाँ पहली बार लिखित नियमावली या लिखित संवैधानिक प्रारूप आया था। 1884 का एपिक्ट एक्ट, उसके बाद जो है आपको पता होगा, ठीक है, कि उसके बाद 74 का जो सॉरी 93 का, 97 का, इस तरीके से 4 हमारे यहाँ चार्टर्ड एक्ट आए थे। और उसके बाद 1857 की क्रांति जब हो गई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हो गया और उसके साथ क्या उभरा, हमारे यहाँ ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत पर फिर से पुनः राज्य की पद्धति आई। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन न रह करके क्या हो गया था, ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत की व्यवस्था चालू हो गई थी। भारत शासन अधिनियम का समय ही गलत लिखा हुआ है। भारत शासन अधिनियम हमने बताया 1935 वाले को कहते हैं, जो बहुत बात का 1858 का ही नहीं यहाँ पर, इसलिए ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ और ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत को फिर से, ठीक है, क्या किया गया, ठीक है, सत्ता में लाया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक, ब्रिटिश क्राउन के तहत फिर से भारत को सत्ता में लाया गया। अगला बताओ अन्ना, विद्रोह के दौरान तात्या टोपे ने कौन सी रणनीति अपनाई थी? गुरिल्ला युद्ध। कल हम बहुत बार इसको बोले थे। अन्ना, हाँ सर, गुरिल्ला युद्ध। गोरिल्ला युद्ध, ठीक है। कल हमने समझाया था कि गोरिल्ला युद्ध जो है मुख्यतः अपनाया गया था, मतलब छापामारी युद्ध कह सकते हैं, पीछे से छापामारी युद्ध इसको कह सकते हैं। तो गोरिल्ला युद्ध तात्या टोपे ने अपनाया था, मुख्यतः यही इनकी नीति थी। ठीक, अगला बताइए। रंजना बताती रहो बेटा, जल्दी जल्दी, सब पढ़े हुए होंगे, एक बार देख जरूर लिया होगा। विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था जिसने विद्रोहियों को अपना प्रतीकात्मक नेतृत्व सौंपा था? बहादुर शाह द्वितीय। नहीं, हाँ, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय समाज में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था? सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत। सामाजिक सुधार आंदोलनों की मुख्यतः शुरुआत हो गई थी। हालांकि यदि सामाजिक सुधार आंदोलनों का नहीं होता तो यहाँ पर दूसरा सटीक ऑप्शन हिंदू मुस्लिम एकता का उभार भी है, ध्यान रखना, ठीक है। यदि सामाजिक सुधार नहीं रहता, या ये क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई कर दिया जाए, 1857 के विद्रोह में भारतीयों के लिए बड़ा जो है सीख का कार्य क्या रहा है, तो हिंदू मुस्लिम एकता। इस पूरे आंदोलन में कहीं पर जातिगत चीजें नहीं दिखी, हिंदुओं ने भी उतना ही सहयोग दिया था और मुस्लिमों ने भी उतना ही सहयोग दिया था। लेकिन चूंकि उससे बड़ा एक तथ्य हमारे पास रखा हुआ है
एक सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रारंभ होना, जो यहीं से, क्योंकि पुनर्जागरण काल की पद्धति को बहुत ज्यादा ताव मिल जाता है, बहुत ज्यादा मतलब आपने बढ़ा कर कार्य करने लगती है। सीधा देख लीजिएगा, पैरा 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है? बताओ। लॉर्ड कैनिंग को। हाँ ठीक, वहां पर हम कल, अब देखो लिखी चीजें याद आ रही हैं आराम से, जो हम पहले लिख दिए तो और कोई आपको ऑप्शन नहीं याद आ रहा है। लॉर्ड कैनिंग कितनी बार कल नाम लिए थे, तो लॉर्ड कैनिंग को ही मुख्यतः, ठीक है, सबसे बड़े तौर पर दफना जो है, इस विद्रोह को दफनाने का जो है श्रेय जाता है लॉर्ड कैनिंग को, ध्यान रखिएगा। ठीक, अवध में विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था, बताओ। उपरोक्त सभी सभी रहेगा। हाँ उपरोक्त सभी ही रहेगा, क्योंकि हाँ उपरोक्त सभी रहेगा। रीजन हमने क्या बताया आपको था कल, क्योंकि इस समय विद्रोह की पृष्ठभूमि हर तरीके से धीरे धीरे करके उपज रही थी, और ये एक प्रकार से जो बम का काम किए, ये सब शोषण, चाहे वो फिर किसानों का शोषण हो, चाहे प्रशासनिक दिक्कतें हो, ठीक है, चाहे सेना की असंतुष्टि हो, ये सब जितनी भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं पर उभर कर आ रही थी। फोन किसका बेटा? अपनी माइक ऑफ कर लिए, किसी का फोन आ रहा है तो। ठीक है, आगे देखेंगे। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया? ये बताओ, इसमें क्या रहेगा? यह केवल सैनिकों तक सीमित था। ना, अगर बेटा सैनिकों तक सीमित होता तो आप बताइए, इसमें तो राजाओं ने भी भाग ले लिया था। ठीक, इसमें तो जो है जमींदारों ने भी भाग ले लिया था, इसमें तो कुछ किसानों ने भी भाग ले लिया था। नहीं, प्रारंभ में सैनिकों द्वारा शुरू कर दिया गया था, इसलिए इसको कुछ विद्वान कहते हैं कि ये, ठीक है, बात समझिए, दोनों ऑप्शन है। इसलिए प्रारंभ में क्या कह रहा है, प्रारंभ में सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, क्योंकि मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि यह केवल सिपाही विद्रोह ही था। लेकिन बहुत सारे लोग इस खंडन में कहते हैं सामाजिक विद्रोह बना हुआ था। ठीक है, फिर लॉर्ड कैनिंग हो चाहे और भी लोग हैं, उन्होंने कहा है, ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन में कौन सा प्रमुख बदलाव किया था? वायसराय का पद सृजित किया था। वायसराय का पद सृजित किया था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो चुका था, नए तौर पर वायसराय का पद सृजित होकर के, कल हमने आपको समझाया था, और किसके, ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत को फिर से संचालित करने का कार्य किया गया था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में नई नीतियों की शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग ने दबाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने ही मुख्यतः इस पर फिर से नई नीतियों का स्वरूप भी रखा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन सा विद्रोहियों का प्रमुख सहयोगी नहीं था? बताओ। सर ए हैदराबाद के निजाम। हाँ, कहीं पर नाम आया इनका? हमने क्या बताया था कल समझाया था कि उत्तर भारत में ही केवल विद्रोहियों का, ठीक है, परिणाम रहा था, या विद्रोहियों ने सहयोग दिया था, और हैदराबाद दक्षिण भारत का था, इसलिए हैदराबाद के निजाम ने इसमें कोई भी कार्य नहीं किया था। ये विद्रोह जो है मुख्यतः वो कहाँ पर चला, या तो कहीं ना कहीं पर ये तो मद्रास तक सिमट गया, और या तो इधर उत्तर भारत में, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर रहा। दक्षिण भारत में इस विद्रोह का कोई भी वर्चस्व नहीं था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्वेश्चन जितने भी हैं वो पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
कौन सी घटना को 1857 के विद्रोहियों के लिए प्रमुख कारण माना जाता है? व्यागपत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति। ना, हड़प नीति कैसे हो जाएगा? कल से ध्यान से समझो, कल आपने कोर्स पढ़ा था, कल सबसे पहले बताया था, ये तो पृष्ठभूमि थी। हड़प नीति लॉर्ड कैनिंग तो पृष्ठभूमि थी, लेकिन सबसे मुख्य चीज क्या होती कि एनफील्ड राइफल आ गई थी, और उस राइफल में समझ रहे हैं ना, चर्बी वाला तत्कालिक मुद्दा तुरंत बन गया, और उसी पर जो है मंगल पांडे ने विद्रोह कर डाला। बात समझ लेना। तो वो ज्यादा सटीक अभी ऑप्शन हमारे पास है कि एनफील्ड राइफल के परिचय के कारण, एनफील्ड का राइफल जो रहा था उसी के कारण सबसे बड़ा मुद्दा उस समय बन गया। धार्मिक चोट सबसे ज्यादा दिक्कत कर गई थी। वो व्यापक नीति तो शुरू से चली आ रही थी, किसानों के ऊपर दोगुना कर्ज और दोगुना वसूली का कार्य तो पहले से चला आ रहा था। वो इतना इंपॉर्टेंट तत्कालिक नहीं था। तत्कालिक कौन था? एनफील्ड राइफल। ठीक है। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर की क्या भूमिका थी? बी ऑप्शन। हाँ, विद्रोहियों का प्रतीकात्मक प्रमुख बन गए थे बहादुर शाह जफर। ठीक है, बी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह के दौरान किस क्षेत्र में किसानों की सबसे तीव्र भागीदारी देखी गई थी? बताइए। अवध प्रांत। अवध प्रांत में। ठीक, क्योंकि अवध प्रांत मतलब उस समय जो है अवध प्रांत में पूरा उत्तर भारत मतलब उत्तर प्रदेश का पार्ट लगभग में आ रहा था, जो जिसमें से हम झांसी का भी पार्ट देख रहे थे। ठीक है, अवध मतलब हम लखनऊ का भी पार्ट देख रहे थे, मेरठ का भी पार्ट देख रहे थे, इसलिए अवध प्रांत सबसे ज्यादा तीव्रता से भागीदारी कर रहा था, ध्यान रखिएगा। और शुरुआत भी अवध प्रांत से ही योजनागत हुई थी, इसलिए अवध प्रांत रहेगा। 1857 के विद्रोह को, ठीक है, समन्वय के मामले में विफल क्यों माना गया? उपरोक्त सभी। हाँ, उपरोक्त सभी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी। सभी संगठनों को एक पास केंद्रित नहीं किया जा सका था। क्षेत्रों के बीच सीमित संचार थे। आपस में बातचीत का कोई विशेष साधन नहीं था जो हम आपस में एक दूसरे को जोड़ पाते, और पुराने हथियार तकनीकी पर निर्भर थे। ना तो हमारे पास कोई राइफल थी, बस हम क्या तलवार भाला पर ही निर्भर रह गए थे। इसलिए हमारी मुख्यतः ये सभी विफलताओं के कारण बने थे, इसलिए उपयुक्त सभी रहेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा रियासती राज्य ब्रिटिश के प्रति वफादार रहा? बताओ। क्या रहेगा इसमें? सर बी हैदराबाद। हाँ, बी हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद वालों ने इसमें भाग ही नहीं लिया था। ठीक है, और कहीं पर भी जरा सा भी किसी का कोई सहयोग नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए वफादारी का काम किसने किया था? हैदराबाद वालों ने। ठीक है, ग्वालियर और ये सब जितनी भी थी, इन सब जगहों पर विद्रोह चल रहा था। ठीक है, कौन सा सामाजिक सुधार अप्रत्यक्ष रूप से 1857 के विद्रोह के प्रति असंतोष से जुड़ा हुआ है? बताओ। अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष से जुड़ा हुआ है, बताओ। पश्चिमी शिक्षा का परिचय। पश्चिमी शिक्षा का परिचय नहीं, गलत है बेटा। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध अभी जब आगे आएगा तो आपको बताएंगे क्यों सती प्रथा पर, क्योंकि बहुत सारे लोग सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं चाह रहे थे। भारत के ही लोग थे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे विचारक थे जो सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं चाहिए। इसका विवाद बहुत पहले से चला रहा था। ठीक है, यह एक असंतोषजनक जुड़ाव मुद्दा हुआ था, इसमें उपरोक्त सभी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। सती प्रथा पर प्रतिबंध रहेगा इसमें। 1857 के विद्रोह के किस प्रमुख नेता ने छापामार युद्ध नीति को अपनाया था? तात्या टोपे। तात्या
टोपे, टोपे। ठीक है। 18 हाँ हाँ सुन लिया। 1857 के विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों को कौन कौन सी रणनीति प्रमुख रही थी? जो ब्रिटिशों की प्रमुख रणनीतियां कौन कौन सी रही थी? सर डी उपरोक्त सभी। सभी। उपरोक्त सभी रही थी, क्योंकि विद्रोही बलों का विभाजन ये तो रही थी। उन्नत तोपखानों का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। रियासती राज्यों की वफादारी सुनिश्चित करना, मतलब जो रियासती राज्य थे उनसे पहले ही वो बता चुके थे यदि आपने विद्रोहियों का साथ दिया तो आपकी रियासतों को हम जब्त कर लेंगे और किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं करने देंगे। इसलिए ये लोग डरे हुए थे, इन लोगों ने साथ ही नहीं दिया। इसलिए सभी के सभी जो है इनकी प्रमुख रणनीतियां रही थी। 1857 के विद्रोह का सबसे पहले किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था, बताओ? मेरठ। कानपुर। मेरठ। अरे मेरठ, कल तो समझा रहे थे कानपुर रणनीति बनाई गई थी। कानपुर कानपुर बिठूर में रणनीति बनाई गई थी, लेकिन कह रहा प्रारंभ कहाँ हुआ सबसे पहले? तो मेरठ बैरकपुर की छावनी में। मेरठ दिया तो ठीक, नहीं दिया तो बैरकपुर की छावनी, याद कर लीजिएगा। किस छावनी में? बैरकपुर की छावनी में। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद तत्कालिक प्रशासनिक परिवर्तन क्या था? ब्रिटिश राज की प्रशासनिक परिवर्तन अभी बताया था। ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई थी। बात समझ रहे ना? ब्रिटिश राज्य की स्थापना हो गई थी। हमारे यहाँ क्या होता, भारतीय क्राउन चल, मतलब ब्रिटिश क्राउन चल गया था, ब्रिटिश राज चल गया था, इसकी स्थापना हुई थी। ये चैप्टर आपका दिया हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। कहाँ पर दबाए हुए हैं, कौन कौन से, ठीक है। दिल्ली में कौन कौन से थे, हमने बहादुर शाह का नाम बताया था आपको, बख्त खां, ठीक है। डेट याद कर लीजिएगा, और किसने दबाया था विद्रोह को। ठीक है, किसने विद्रोह को दबाया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसको एक बार आप कायदे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। चार्ट हमने कल आपको बता दिया था, ठीक है। दिल्ली बहादुर शाह, वक्त खां, कानपुर का हमने बनाया था तात्या टोपे, लखनऊ अवध, बेगम हजरत महल, झांसी ग्वालियर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, जगदीशपुर कुंवर समर, ठीक है। कुंवर सिंह नाम हमने कल बता दिया था, अमर सिंह, फैजाबाद मौलाना अहमदुल्ला, ठीक है। इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक। बरेली खान बहादुर खान, ठीक। फतेहपुर अजीमुल्ला। नाम याद कर लीजिएगा बेटा, विद्रोह की तिथियां भी याद कर लीजिएगा एक बार। और इन जगहों पर विद्रोह को कुचलने का, मतलब इस विद्रोह को रोकने का काम किसने किसने किया। जैसे दिल्ली के विद्रोह का आपसे कहे, ठीक है, तो निकलसन और हडसन ने किया था। इनके सबके नाम कल याद करके, कल इसी से रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। अब इस पर चर्चा नहीं करेंगे, समय फिर बहुत हो जाएगा, चूंकि हम कल चर्चा कर भी चुके थे। इस पूरे डायग्राम को कल हम आपसे सुनेंगे विधिवत, जो हमारा है पूरा, ये पूरा डायग्राम, ये आपका काम है कल याद करके रखना पूरा। और इसी से रिलेटेड कल हम आपसे क्वेश्चंस बना करके एक फिर क्विज टाइप में लगभग में 50 से 100 क्वेश्चनों का और हल करवाएंगे। कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सभी जितने भी हैं वो किससे, इस वाले पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे कल ज्यादा से ज्यादा। अभी तक तो हम केवल जो चीजें अभी मुद्दे थे उन पर क्वेश्चन बनाए हुए थे, 25 क्वेश्चन। कल इस पे फैक्ट्स पर जो है आपके क्वेश्चन रहेंगे, इसमें करीब हम 40 से 50 क्वेश्चन का कल क्विज यहाँ पर दिखवाएंगे, हल करेंगे। उसके बाद उसी को हम आपको एक सामान्य अध्ययन वाले पार्ट में शिफ्ट कर देंगे, तो वो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, आप उस तरीके से भी उसका रिवीजन कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, आज हमारा जो है इसका पार्ट समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आ जा रहे हैं, ठीक। इसका भी रिवीजन भी हो गया है, लगेगा तो। आइए फटाफट अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने टॉपिक को, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, ठीक है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पर हम छोड़े थे उसी स्थान से अब हम मिस्र की सभ्यता का विवरण करेंगे। मिस्र की सभ्यता को पढ़ने का तरीका स्थान से नहीं है। अभी हम जो पढ़ रहे थे
वो सारी सभ्यताएं हम स्थान से पढ़ रहे थे, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ठीक, और चाहे हमारी यहाँ पर सुमेर सभ्यता हो, अक्कद हो, असीरिया हो। उनको हम, क्योंकि छोटे छोटे राजा थे, राजवंशों पर इतना चर्चा नहीं की गई थी, इसलिए हम उसको स्थान से नहीं पढ़े थे, राजवंश से पढ़े थे। यहाँ पर संपूर्ण मिस्र को एक ही व्यक्ति के द्वारा हमेशा हैंडल किया गया, ठीक, मतलब चूंकि इतना विस्तृत सभ्यता नहीं थी, अर्थात ये मान लीजिए कि यहाँ पर इस केंद्र में कहीं पर कोई एक राजधानी स्थित हो गई, ठीक है। कौन राजधानी? दो राजधानियां उस समय हुआ करती थी, एक तो बूटो नगर हुआ करता था, बूटो नगर, और एक हुआ करता था नेखेव, नेखेव नगर। शुरुआती दो जनजातियां, छोटी बात समझाएंगे, खूब कायदे समझ लीजिएगा। बूटो नगर आधी जाति को रोक करके रखा था, नेखेव नगर आधी आधी जाति को रोक करके रखा था। बूटो नगर की जो देवी थी वो गृध देवी थी, गृध मतलब गधा, गृध देवी थी, ठीक है। और नेखेव नगर जो था उसमें सराय सही थी, अभी देखेंगे आप, जो 7 तरीके से थी, वो एक देवी थी। इन दोनों साम्राज्यों को एकत्रित कर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो पहली बार पहला राजवंश हुआ, प्रांग वंश के नाम से जाना गया। और टोटल अगर मिस्र पर देखा जाएगा तो 1 से 30 राजवंशों ने शासन किया, ठीक है, 1 से 30 राजवंशों ने शासन किया। एरिया मिस्र नील नदी द्वारा सिंचित प्रदेश है, आपको पता होगा। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इसको क्या कहा था? नील नदी का वरदान कहा था। भूमध्य सागर, लाल सागर, ठीक है, और नील नदी के जलप्रपात इस तरीके से, इधर आप भूमध्य सागर मान लीजिएगा, इधर आपका जो है लाल सागर, इधर जो है नील नदी का जलप्रपात, मतलब चारों तरफ से एक सुसज्जित घिरा हुआ पार्ट, घिरा हुआ एक प्रकार का ये मुख्य पार्ट, मुख्य द्वीप था, जहां पर मिस्र की सभ्यता उभरी थी। ध्यान रखिएगा, मिस्र की सभ्यता उभरी थी, ठीक, मिस्र की सभ्यता उभरी थी। 1 से 30 राजवंश तक के लोगों ने यहाँ पर शासन किया है, क्लियर है ना? 1 से 30 लोग राजवंश तक के लोगों ने शासन किया है। और मिस्र का जो केंद्रीय स्वरूप रहा है वो किस पर होता था? वो राजकीय स्वरूप, पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड पर हुआ है, ध्यान रखिएगा। पिरामिड से पहले ये मकबरा, मकबरा, और उसके बाद ये मस्तबा, जब ये कच्ची ईंटों से पहले ऐसे ठूहा टाइप में बनाया गया, कहा गया मकबरा। हर जगह पर इसका नाम बराबर परिवर्तित होगा, लेकिन ये मृतक संस्कार से मम्मी को दफनाने के लिए चीजें हैं। एजियन समुद्र में जाएंगे, इनका नाम बेटा बिहाई टाम्ब कहलाएगा। यहाँ पर इनका नाम अभी पिरामिड है। इनका सबसे पहला स्वरूप था मकबरा, लेकिन जब ईंटों के समूह से, कच्ची ईंटों के समूह से बनाए जाने लगे तो इसका नाम हुआ मस्तबा। और जब राजकीय विशाल स्वरूप घोषित हो गया तो इनको कहा गया पिरामिड, जो सूच्याकार, सूच्याकार हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? सूच्याकार हुआ करते थे, ध्यान समझिएगा, सूच्याकार। तो कहने का अर्थ है कि मिस्र के केंद्र में उपस्थित कला मुख्यतः पिरामिडों पर टिकी है, जैसे कि मेसोपोटामिया की केंद्र पर टिकी कला मुख्यतः जिगुरत पर थी। सेम वैसे ही ये कला पिरामिड पर टिकी हुई कला है, पिरामिड पर टिकी हुई कला है। 5 राजवंशों का इतिहास यहाँ पर मुख्य रहा है। सबसे पहला प्रांग वंश, शुरुआती राजवंश, जिसपे हम केवल राजवंश की नींव पढ़ेंगे। उसके बाद हम कहेंगे, ठीक है, साम्राज्य काल, इसी में आगे आएगा। इसको हम तीसरे से, या प्राचीन राजवंश काल भी कह सकते हैं इसको, प्राचीन राजवंश काल, जो तीसरे से छठे राजवंश का काल रहता है। तीसरे से छठे राजवंश तक का काल, उसके बाद
28वें से 30वें राजवंश तक का काल 5 राजवंश रहेंगे, लेकिन सब बीच बीच में राजवंश मुख्य रहे हैं। एक तरफ से इन राजवंशों को नहीं पढ़ना रहता है, जो जहां पर कार्य हुआ है उस राजवंश को पढ़ाया जाएगा, जिन राजवंश में कार्य नहीं हुआ है उस राजवंश को किताब भी ड्रिप कर जाएगी, ध्यान रखना। इसीलिए ये चीज ध्यान रखना है कि तीसरे से छठे राजवंश का इतिहास पढ़ना है और अंतिम राजवंश का न्यू किंगडम का भी इतिहास पढ़ना है, अंतिम राजवंश का भी इतिहास पढ़ना है। अल अमरना काल के नाम से जाना जाएगा। 2 टॉपिक हमें बिल्कुल दिमाग में, जहन में बिठा करके चलने हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरे से छठे राजवंश तक की। तृतीय राजवंश का प्रारंभ शक्तिशाली शासक सम्राट जोसर से होता है और सम्राट जोसर का पिरामिड सक्कारा में है, ध्यान रखिएगा। कहां पर है? सक्कारा में है, सक्कारा में है। और इसके पिरामिड में पहली बार पाषाण अर्थात पत्थरों का प्रयोग हुआ था। इसीलिए सम्राट जोसर को पिरामिड युग का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पिरामिड इस युग का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तृतीय राजवंश का अंतिम शासक स्नेफेरू हुआ और वहीं से चतुर्थ राजवंश का शुरुआत होता है अंतिम शासक के बाद। चतुर्थ राजवंश में खुफू, खफरे, मैकुरे 3, इस राजवंश में क्रमशः 3 शासक हुए। खुफू, खफरे, मैकुरे। इनकी प्रसिद्धि प्रायः अपने द्वारा बनवाए गए पिरामिड के कारण ही थी। खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिडों को खोजने का श्रेय किसे जाता है? ठीक, विलियम मैथ्यू ठीक, फ्लांडर्स पेट्री। विलियम मैथ्यू फ्लांडर्स पेट्री को जाता है। गीजा नामक स्थान पर खुफू का पिरामिड होने के कारण इसको गीजा का पिरामिड भी कहा जाता है। ठीक, लगभग 13 लाख पत्थरों का प्रयोग करके मजदूरों के द्वारा इसको बनाया गया विशाल स्वरूप में खुफू का पिरामिड है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पिरामिड हमारा खफरे का पिरामिड है, जो खुफू के पिरामिड से कुछ खूब छोटा है लेकिन अलंकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और खफरे के पिरामिड के सामने ही विशाल स्फिंक्स की मूर्ति मिली हुई है, जिसका शरीर जो है वो मानव का और सिर सिंह का है। मुख 10 बाई 10 चौड़ा कराया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिडों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मैकुरे के पिरामिड अभी तक जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, खुफू, खफरे और मैकुरे के पिरामिडों के बारे में। मिस्र की जो कला है वो पिरामिड युग के कारण ही जानी जाती है, क्योंकि मिस्र की संपूर्ण कला मृतक संस्कारों की कला रही है। यहाँ की लोगों का, यहाँ की सभ्यता का मानना था कि मानव के शरीर में आत्मा का और आत्मा बा 2 प्रकार की आत्माएं रहती हैं। आत्मा का और बा की विशेषता ये है कि आती तो शरीर में जन्म के समय है, लेकिन आत्मा का मरने के बाद भी शरीर में रहती है और ईश्वरीय न्याय के समय तक कंटिन्यू बनी रहती है। इसी के कारण
हर उस व्यक्ति, हर उस राजा को वो सारी चीजें जरूरत होती हैं जो उसने अपने भौतिक जीवन में प्रयोग किए हों। इसीलिए इन विशाल पिरामिडों में वो जिन जिन चीजों को यूज करता था उनको भी साथ में ही दफना दिया जाता था। ध्यान रखिएगा, ये भी एक बात है। बुक ऑफ डेथ, बुक ऑफ डेथ, मृतकों की पुस्तक। ठीक, बुक ऑफ डेथ, मृतकों की पुस्तक मिस्र से बनी हुई है, जो पेपिरस, पेपिरस की छाल पर मुख्यतः लिखी गई पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, इसी पुस्तक से ज्यादा यहाँ के इतिहास का विवेचन हमको देखने को मिलता है। ठीक, तो ये तो है तीसरे से छठे राजवंश तक की कहानी, जिसमें तीसरे राजवंश का हमने बताया कि शक्तिशाली शासक जेसस था। उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे जो है, मतलब पांचवें, चौथे और पांचवें शासकों में जो है कुफू खफरे माकुरे, और छठे राजवंश का अंतिम शासक जो रहे थे वो पेपी प्रथम और तेती द्वितीय रहे थे, लेकिन नाम याद करके छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद हम आधुनिक काल में जाएंगे, जिसमें हम न्यू किंगडम, न्यू राजवंश कहते हैं। तूतनखामेन शक्तिशाली शासक हुआ करता था। सबसे पहले अखनाटेन, अखनाटेन एक शक्तिशाली शासक हुआ करता था, लेकिन कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। इसीलिए उसने अपनी पुत्री का विवाह, ठीक, तूतनखामेन से कराया। ठीक, और तूतनखामेन की जो समाधि है वो मिस्र में ही है। और रानी नेफरतिति उनकी पत्नी हुआ करती थी, और रानी नेफरतिति का धड़ रंजित पाषाण में है। बनाया किसने था? तुथमोस सामक शिल्पी ने बनाया था। तुथमोस सामक शिल्पी ने बनाया था। बर्लिन संग्रहालय इंग्लैंड में सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा। इस विषय पर भी हमारी व्याख्यात्मक चर्चा यहाँ पर रहेगी। तो ये कुछ टर्निंग पॉइंट हैं जो याद करने रहेंगे। ठीक, और इनको याद करना नहीं, याद करने को ही रहेगा। हमने क्या बताया, पढ़ना कैसे है? कोई बस केवल हमने बता दिया कि 2 राजवंश, मतलब 2 जनजातियां थी, सामूहिक तौर पर युद्ध करके एक जाति बन गई, और पूरे केंद्र में एक राजा हुआ, और वो राजा ही उसका राजवंश चलता रहा। और राजवंश के अंतर्गत जो जो चीजें बाकी रही उनको हम पढ़ते क्रमशः चले गए। ठीक है, यही इसका सिस्टम है, यही इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और टोटल आपसे राजवंश पूछेगा तो हम कहेंगे कि 1 से 30 राजवंश तक लगभग में यहाँ पर शासन हुआ है। चलिए, अब हम रिवीजन कर ले रहे हैं अच्छे से, इतना हो पा रहा है उतना। ठीक है, बाकी बाद में देखा जाएगा फिर। देखते हैं बेटा, मिस्र की कला लगभग 34, ठीक है, 100 ईसा पूर्व से इसका प्रारंभ माना जाता है। 34 या 3500 के मध्य में ही कुछ बुकेश को रहती हैं, तो इसलिए 34 या 3500 ही लिखा रहेगा, ध्यान रखना। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। ठीक, हम विवरण इस पर ज्यादा लिखते हैं आपकी पीडीएफ पर, जानबूझ करके ज्यादा लिखते हैं, क्योंकि यदि इसी पीडीएफ को भी पढ़ें और मिस्र की कला पर आपसे आ जाए कि क्वेश्चन भी लिखिए, तो कम से कम फैक्ट के साथ जैसा लिखा हुआ है ऐसे लिख सके, तो वही आपके कम से कम 125 क्वेश्चन आ जाएं, पूरे हो जाएं। नहीं तो आने वाली सामग्रियां तो हम आपको बोर्ड पर ही बता देते हैं, ध्यान रखना। जो एक एक बल्ब में बता देते हैं बगैर पीडीएफ के, बस उतने ही क्वेश्चन आज तक बेटा आते रहते हैं, ध्यान रखना। शुरुआत में जो बताते हैं, यदि इतने ही क्वेश्चन आपने रख लिए तो आप चाहे नेट का पेपर हल कर डालेंगे और चाहे पीडीजी का हल कराएं, चाहे पीजीटी का हल कर डालें, बेटा मिलेंगे क्वेश्चन केवल उतने ही जो हम बोर्ड पर आपको बता देते हैं। उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं कि आप यूथ हमारे साथ हल करके देख लीजिएगा। अभी हम क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, हमारे पास हर तरीके के क्वेश्चन भी बने पड़े रहते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, टाइम मिलेगा कभी। ठीक, अभी आगे अगले दिनों में। तो यदि उतना भी कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा टीईटी के लिए तो आपका बेड़ा वैसे भी पार हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमको जरूरत अभी है इस समय वर्तमान में एलटी पर, और एलटी पर यदि सही से लिखा नहीं होगा और चीजों को सही से समझा नहीं होगा और आप लिखेंगे कैसे ये नहीं होगा, तो फिर आपके लिए समस्या रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखते हैं, कह रहा मिस्र
अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक छोटा सा देश है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा। लिखने का जब तरीका आप लिखेंगे तो वहां पर भी ये चीज जरूर जोड़ लेंगे, ताकि आपको पता हो कि भाई आपने किताब पढ़ी है और मिस्र के भौगोलिक स्थिति को भाई सही से समझा है। तो उत्तर में भूमध्य सागर, पश्चिम में लीबिया का मरुस्थल, पूर्व में लाल सागर, अभी हमने आपको बस समझा भी दिया था, और दक्षिण में नील नदी के जलप्रपातों। जलप्रपातों मतलब नील नदी के जल से घिरा हुआ एक छोटा सा देश हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, घिरा हुआ एक छोटा सा देश हुआ करता था। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इजिप्ट नाम यूरोप निवासियों ने दिया था, जबकि अरब के लोगों ने इसे मिस्र कहा, या अरब के लोग इसे मिस्र कहते हैं। प्राचीन समय में संपूर्ण विश्व में 4 नदी घाटी सभ्यताओं का विकास हुआ, इसमें हम चर्चा बैक से करके आए हुए हैं। इसमें चीन में पीत नदी की सभ्यता, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया व इराक में दजला फरात नदियों की सभ्यता, तथा मिस्र में नील नदी की सभ्यता प्रमुख रही है। ठीक है, नील नदी की सभ्यता प्रमुख रही है। विश्व में संभवतः मिस्र ही मानव सभ्यता का विकास, जो मिस्र में मानव सभ्यता है उसका विकास लगभग 3400 वर्ष तक अपनी पूर्ण गति तक रहा है। मतलब ये ऐसी सभ्यता है जहां पर विकास कंटिन्यू होता रहा, कभी स्थिर नहीं हुआ था। ठीक है, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। मिस्र की नगर सभ्यता की कला को अंत्येष्टि अर्थात मृतक संस्कार की कला भी कहते हैं। ध्यान रखना, अभी हम आपको बता के सब लाए हैं, मृतक संस्कार की कला भी कहते हैं। इसका प्रधान केंद्र मकबरा या मस्तबा, बात हमने आपको अभी समझा दी थी। मकबरा जब कच्ची मिट्टी से ईंटों के थूहे पर ही बनाया गया हो, मतलब कच्ची मिट्टी से, कोई सारी ईंटें ना प्रयोग की गई हो। मस्तबा कब हुआ? जब कच्ची मिट्टी का एक विशेष आकार देकर के बनाया गया हो और जिसका राजकीय विशाल स्वरूप, जिसमें पत्थर और पकी गई ईंटों के माध्यम से विशालता के रूप में बनवाया गया हो, ऐसे स्वरूप को क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। अर्थात आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई जो है इसमें से ये कब्र कौन कौन सी हैं, कब्र का रूप कौन कौन सा है? तो भाई सारी कब्रें ही हैं हमारी, चाहे मकबरा हो, चाहे मस्तबा हो, चाहे पिरामिड हो। अभी जब हम आगे यूनान की कला में पढ़ेंगे तो एजियन के समूह में जो ये प्रकार की कब्रें बनती थी उनको बिहायु टाम्ब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहायु टाम्ब। तो आप कहें कि सर ये बिहायु टाम्ब नया नाम लग रहा, नहीं, नया नाम नहीं है। हर जगह पर मकबरे को अलग अलग रूपों में संबोधित किया गया है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी कभी मकबरा कहा जाता है तो कभी गोल गुम्बद कह दिया जाता था, ठीक है, या गुम्बदाकार योजना भी कह सकते थे। जैसे गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक, आपसे कहते हैं तो क्या कहते हैं? अली आदिल शाह का मकबरा है। लोग नहीं जानते थे इसे, ऐसे पढ़ के रट्टा मार के चले गए। ठीक है, गोल गुम्बद क्या है, तो गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में रख के चले गए, लेकिन है क्या? ध्यान रखना, अली आदिल शाह का मकबरा है। तो मकबरे को बिहायु टाम्ब भी कह सकते हैं, मकबरे को गुम्बद भी कह सकते हैं, और मकबरे को मकबरा भी कह सकते हैं, मकबरे को मस्तबा भी कह सकते हैं, और मकबरा मतलब जो है अंत्योष्टि का जो है स्वरूप वो पिरामिड भी है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पर कब्र ही हैं, एक प्रकार की सभी कब्रें ही हैं, ध्यान रखना। संपूर्ण कला मिस्र वासियों की पुस्तक बुक ऑफ डेड,
बुक ऑफ डेड, मृतकों की पुस्तक में वर्णित, मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई, मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई। ठीक है। सन सन 1880 में अंग्रेज पुरातत्वविद विलियम मैथ्यू फ्लांडर्स पेट्री, अभी हम आपको बताए थे, खुफू, खफरे तथा मैकुरे के पिरामिड की खोज की थी। किसकी? खुफू, खफरे तथा मैकुरे के पिरामिड की खोज की थी। ठीक है, पिरामिड की खोज की थी। यहां से आगे देखेंगे। सत्रह सौ 98 ईस्वी में नेपोलियन शासक हुआ। ठीक है। तो नेपोलियन के सेना अधिकारी को रोजेता शिला मिली। जो नेपोलियन थे, यहाँ नेपोलियन कहां से आए थे? ठीक, यूनान के क्षेत्र थे। भारत में भी नेपोलियन का आगमन हुआ था। तो जब ये वापसी मार रहे थे तो एक रेदिता शिला मिली मिस्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसके पढ़ने का प्रयास किया गया किंतु उसमें सफलता नहीं मिली। इस शिला की प्रतिलिपियों के आधार पर अगले 10-12 वर्षों तक फ्रेंच विद्वान, ध्यान रखना, कौन? सांपोलियो, फ्रेंच विद्वान सांपोलियो और अंग्रेज विद्वान यंग ने इस लिपि की गुत्थी को सुलझाया। किस लिपि की? मिस्र की हेरोग्लिफिक्स, पवित्राक्षर लिपि की गुत्थी को सुलझाया। और कहा जाता है कि इस रोजेता शिला पर 3 और लिपियां थी, मिरोइटिक, डिमाटिक, आगे आपको रोजेता शिला का जिक्र करा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ही जैसे आपसे कहे कि ब्राह्मी लिपि के लेख को किसने पढ़ने का कार्य किया था मौर्य काल की, तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने। अपने यहाँ मौर्य काल के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को। तो वैसे ही जो हमारा मिस्र में मिला रोजेता शिला, किसका मिला? सॉरी, किसको मिला? नेपोलियन को। उसको पढ़ने का कार्य किसने किया था? तो सांपोलियो तथा अंग्रेज विद्वान यंग द्वारा किया गया था। ठीक है, यंग द्वारा किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, यंग द्वारा किया गया था। मिस्र पर 332 ईसा पूर्व में यूनानी आधिपत्य स्थापित हो गया था। किसका? यूनानी आधिपत्य। इससे पहले मिस्र था, लेकिन फिर यूनानियों ने मिस्र को अपने कब्जे में कर लिया था। तो कह रहा 332 ईसा पूर्व में मिस्र पर यूनानी आधिपत्य स्थापित हो गया था। इससे पूर्व लगभग 30 राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। कितने राजवंशों ने? 30 राजवंशों ने शासन किया। अभी हम आपको समझा करके भी लाए थे। अतः राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से देश के राजवंशीय काल को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? 5 भागों में। अभी हम आपको समझा करके लाए थे। सबसे पहला हमारा है प्रारंभिक राजवंशीय युग, या इसको हम, ठीक है, प्रांग वंश भी कहते हैं, जिसमें प्रथम और द्वितीय राजवंश आते हैं। प्रथम और द्वितीय राजवंश आते हैं। इस प्रथम और द्वितीय राजवंश पर ही हमने अभी निफ्रुत और, ठीक है, बूटो देवी की चर्चा की थी, जो इसका आगे का पार्ट अभी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हम पहले बात करते हैं 5 भाग कौन कौन से बांटे गए थे। तो पहला भाग प्रारंभिक राजवंश युग है, जिसका समय 3100 से 2686 ईसा पूर्व रहा है, जिसमें प्रथम और द्वितीय राजवंश ने शासन किया है। अगला है प्राचीन राजवंश, ओल्ड किंगडम, जिसका समय 2686 से 2181 ईस्वी के मध्य माना जाता है, जिसमें तीसरे से छठे राजवंश का विवरण मिलता है। ये भी हम आपको समझा के लाए। सम्राट जोसर का जिक्र किया, खुफू खफरे मैकुरे का जिक्र किया, ठीक है, और पेपी प्रथम तेती द्वितीय का बात किया हमने, ठीक है, और अंतिम राजा हमने बताया था स्नेफेरू का भी जिक्र हमने कर दिया था। ये बातें अभी आपको समझ में आएंगी। मध्य राजवंश काल 21 से 25, किसके बीच में? 2125 से 1650 ईस्वी के मध्य माना जाता है। या राजवंश 11वें से 14वें राजवंश के मध्य माना जाता है।
उसके बाद हमारा साम्राज्य काल, न्यू किंगडम, 18 से 20वें राजवंश के मध्य, इसको नवीन राजवंशी काल, न्यू किंगडम कहते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इसी में अभी हम जिक्र करेंगे। और सबसे अंत आता है लेट पीरियड, जिसको हम कहते हैं पर्वतीय काल। इसमें 21 से 30 राजवंश तक है, लेकिन इस पे कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। तीसरे से छठे राजवंश और 11वें से 14वें राजवंश और 18वें से 20वें राजवंश तक के 3 काल कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी हम आपको समझा करके भी लाए थे, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रांगवंशीय एवं प्रारंभिक राजवंशीय काल। प्रांगवंशीय मिस्र, ठीक है, प्रारंभ में 2 छोटे नगर राज्यों में विभाजित था। एक तो था मिस्र निवासी बहुदेवी देवताओं को मानते थे। इनके 11 प्रमुख देवता थे। कौन कौन से थे? होरस, सेत, टाट, खुम, हाथौर, सोबेक, रा या रे, अमन, अनुविस, ओसरिस, इसिस, ये इनके प्रमुख 11 देवता थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, वस्ता मिस्र की धर्म कला की संदेश वाहिका थी। मिस्र जो है वो धर्म कला, धर्म की संदेश वाहिका थी। सूर्य को रे के नाम से जाना जाता था और सूर्य के अनेक नाम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? रा, रे, प्रा, अमन रा, अटल रा, एटन आदि नामों से भी सूर्य को जाना जाता है। मिस्रवासी मृत्यु को जीवन का अंत न मानकर एक घटना विशेष मानते थे। इनका विश्वास था कि कि प्रत्येक मनुष्य की एक शक्ति विशेषता होती है जो जन्म के समय उसके साथ आती है, जीवन भर उसके साथ रहती है और मरणोपरांत भी ईश्वरीय न्याय के दिन तक मकबरे में ही रहती है। मरणोपरांत उन्हें इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो उनके ऐश्वर्य जीवन में प्रयोग में लाई जा रही हों। ठीक है, उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो नगर थी तथा यहाँ की संरक्षिका बूटो देवी थी, जो नाग देवी थी, जिसका रंग लाल एवं लाल रंग का मुकुट राजा धारण करते थे, जिनका राजकीय चिन्ह पेपिरस या मधुमक्खी का गुच्छा था। दक्षिणी मिस्र की राजधानी नेखेओ नगर थी। ठीक, इनका विशिष्ट रंग श्वेत था। इनकी संरक्षिका गृध देवी थी, जिसका नाम नेब्रुत था। ध्यान रखिएगा, नेब्रुत था तथा लिली का पौधा इनका राजकीय चिन्ह था। ये सफेद मुकुट धारण करते थे। ये 2 राजा हुआ करते थे। ठीक है, अभी हम जिक्र करके बैक में आए हैं। ठीक है, 2 राजा हुआ करते थे मिस्र के उक्त दोनों भूभागों को। ठीक, 3150 ईसा पूर्व के मध्य नेमिज नामक शासक ने संयुक्त रूप से एकीकृत करके और प्रथम राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, प्रथम राजवंश की स्थापना की थी। यहां तक बेटा बस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको हम समझा कर भी लाए हैं और इतना आपका हो भी गया है कंप्लीट। कल इसके आगे हम आपको पूरा मिस्र समझाएंगे और उसके बाद जो है इस पर हम आगे बता करके चर्चा करेंगे। यहाँ तक एक बात हम आपको पहले वहां पर हम बता चुके हैं, बोर्ड पर अभी वही चीजें आप पढ़ रहे हैं, कोई नई बात अभी नहीं आई है, लेकिन चूंकि पीडीएफ से कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, उनको एक बार रिविजन करना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? आज पीडीएफ इसकी उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका बड़ा पार्ट है बेटा। कल ये पूरा हो पाएगा तो फिर कल आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, आज मत ढूंढिएगा। ठीक है, किसी को पूछना है? नहीं तो फिर क्लास समाप्त कर रहे हैं, कल आपको पढ़ाया जाएगा आगे। सर कल इसमें क्या सुनेंगे? कल आपकी अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां सुनेंगे। अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां? हाँ, अल्पकालीन कला प्रवृत्तियां, सर्वोच्चवाद, संरचनावाद, भंवरवाद, भविष्यवाद। ठीक है, इनमें से कोई भी, इतनी जो हम बोल दिए हैं बस, क्योंकि है तो और अतिथार्थवाद आपका भी इसी में आता, दादावाद भी आता है, ये सब है। लेकिन सर्वोच्चवाद, संरचनावाद, ठीक है, भविष्यवाद, और इन्हीं पर हम करेंगे खाली काम। ठीक है, और रस्मवाद, मतलब 4-5 ही शुरू की जो है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कल इसी पर हम सुनेंगे और इसको समझाएंगे। ठीक है।